शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की हम एडिटोरियल वाले हिस्से के साथ में। आज जो पहला एडिटोरियल यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं वो हिमालयन रीजन के बचाव को लेकर के है। हिमालयन रीजन में कंटिन्यू हम जो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं उससे कौन कौन से नुकसान हैं और कैसे करके हम इस जो हिमालयन वाला एरिया है, इस सेक्टर की जो इन्वायरमेंट है, यहाँ की जो इकोलॉजी है, उसको नाश होने से बचा सकते हैं। यहाँ पर जो ट्रेजिडीज़ आते रहती हैं, जैसे कि कहीं पर लैंडस्लाइड हो रहा है, कहीं कहीं हम देख रहे हैं जो ग्लेशियर लेक, झीलों में जो पानी भरा हुआ है वो ओवरफ्लो हो जा रहा है। कहीं पर उसकी बांध टूट जा रही है और उसके चलते चलती वो पानी सीधे सीधे नदी में जाता है और नदी के माध्यम से फिर शहरों में बाढ़ आ जाती है। इस प्रकार की जो घटनाएं हम देख रहे हैं, कहीं पर देख रहे हैं कि धरती सरक जा रही है, कभी कभी धरती के बीच में गैप आ रहा, दरार पड़ जा रही है। ऐसी ऐसी घटनाएं हमने हिमालयन रीजन में देखी हैं। कुल मिलाकर के जो हमारा पहाड़ी वाला रीजन है, प्रकृति के हिसाब से देखें, प्राकृतिक के हिसाब से देखें, घटनाओं के प्रति काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील है। कुछ ना कुछ यहाँ पर होते रहता है। कहीं पर भूकंप आ जाएगा, कहीं पर भूस्खलन हो जाएगा, कहीं पर दरार पड़ जाएगी। ऐसी घटनाएं यहाँ पर कंटिन्यू बढ़ते जा रही हैं। इन सारी चीज़ों को हम कैसे करके रोक सकते हैं, उसी पर आधारित है ये आर्टिकल। सबसे पहले तो जो हमें काम करना है वो है इंस्टीट्यूशनल अवेयरनेस। हमें कुछ ऐसी संस्थाएं बनानी हैं, हमें कुछ ऐसा सिस्टम तैयार करना है, हमें वैज्ञानिक तौर पर ऐसी संस्थाएं बनानी हैं जो कि अवेयरनेस फैलाने का काम करेंगे। तो जो इंस्टीट्यूशनल अवेयरनेस है रिस्क के इंक्रीजिंग का, कि भाई रिस्क इंक्रीज़ हो रहा है, इसके लिए हमें कोई संस्थागत सिस्टम है जो कि इंडिकेट कर रहा है, बता रहा है कि पहले ही से हमें संभल जाना है। लेकिन यहाँ पर चैलेंज ये आ जाता है कि कैसे करके हम एक सिस्टम को इवॉल्व करेंगे ताकि मिटिगेट कर सकें इस प्रकार के रिस्क को, एंड हमें अर्ली वार्निंग कैसे करके देना है। ये तो कोई नहीं जानता है कि कब कौन सी घटना इस सेक्टर में घटित होने वाली है, लेकिन यदि हम अर्ली वार्निंग वाला सिस्टम लगा देते हैं तो इससे बहुत सारा जो जान माल का नुकसान है हम उसको रोक सकते हैं। यदि हमें हिंदी में लिखने के लिए आएगा या फिर इंग्लिश में लिखने के लिए आएगा तो यही लाइन आएगी, 250 शब्दों में आपको इसके बारे में लिखना है। मेन रूप से देखा जाए, इतनी सारी लाइनें लिखी हैं, अर्थ केवल इतना ही है कि इंस्टीट्यूशनल अवेयरनेस हमें बढ़ाना है, इसके साथ साथ में अर्ली वार्निंग सिस्टम हमें प्रोवाइड करना है। इससे भी, इसी से हम जो है हिमालयन रीजन में होने वाली जो ट्रेजिडीज़ है उसको रोक सकते हैं। 2 लाइन में आपको लिखा हुआ रहेगा और इसका आपको आंसर लिखना है। अभी हाल फिलहाल में आप देखेंगे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड आई थी सिक्किम में। अब यहाँ पर ये जो वर्ड यूज़ किया गया है इसके बारे में हमने डिटेल में एक वीडियो बना चुके हैं। GLOF क्या होता है, इसके साथ साथ में सिक्किम की कौन सी लेक थी जिसके चलते चलते सिक्किम में बाढ़ आई थी। नॉर्मली क्या होता है, ग्लेशियर लेक हम किसको बोलेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर ये वाला जो एरिया है पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है, ये ग्लेशियर है। इसके निचले वाले हिस्से में बर्फ़ की ही चादर में कहीं पर आपको ऐसा गड्ढा टाइप का दिख जाएगा। इसका जो गड्ढा यहाँ पर पड़ा है ये बर्फ़ के चलते चलते ही पड़ा है, या फिर दूसरा रीज़न हो सकता है यहाँ का कोई सेडिमेंट है, डेब्रिस है, ठीक है, धूल, मिट्टी, रेत, पत्थर के टुकड़े हो सकते हैं जिसके चलते चलते यहाँ पर जल भराव हो रहा है। अब हम जान रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज के चलते चलते बर्फ़ जो है पिघल रही है ग्लेशियरों की, तो अब यहाँ का जो पानी है यहाँ पर भरना चालू हो जाएगा। एक चीज़ ये है जिसके चलते चलते इस लेक में फ्लड आ सकता है। दूसरा रीज़न ये है, हो सकता है कि ये जो ग्लेशियर है यहाँ के बर्फ़ के जो टुकड़े हैं वो यहाँ पर गिर जा रहे हैं। एक रीज़न ये भी हो सकता है कि इसमें कहीं पर दरार आ गई है। एक रीज़न ये हो सकता है कि इसका पानी ओवरफ्लो हो रहा है। एक रीज़न ये हो सकता है कि एक ही समय में अचानक बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो जा रही है जिसको हम बादल का फटना बोल रहे हैं। अब इससे क्या होगा, ये वाली जो झील है जहाँ पर पानी भरा हुआ है, ये झील का पानी ओवरफ्लो होने लगेगा।
नीचे वाले एरिया में अब ये पानी किसी नदी में जा रहा है, किसी डैम में जा रहा है, तो डैम की भी दीवार को ये तोड़ देगा, किसी को भी बचने नहीं देगा ये। यही घटना एग्जैक्टली सिक्किम में घटित हुई थी और इसी को लेकर के ये आर्टिकल लिखा गया है मेन रूप से देखा जाए तो। हाल फिलहाल में देखेंगे हम कि तीस्ता रिवर काफ़ी फोकस में रही थी। द मैग्नीफाइंग रिस्क ऑफ क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड GLF अक्रॉस द इंडियन हिमालयन रीजन। तीस्ता रिवर न्यूज़ में क्यों रही है? क्योंकि यहाँ पर GLF की घटना हुई है, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट हमको देखने को मिला था। एक स्टडी है जिसको पब्लिश किया गया था नेचर पत्रिका में इसी साल, वो इंडिकेट करती है कि लगभग 90 मिलियन लोग 30 कंट्रीज़ के ऐसे हैं जो कि 1089 बेसिन्स में रह रहे हैं जहां पर ग्लेशियल लेक मौजूद है। ग्लेशियल लेक से ये लोग प्रभावित हो सकते हैं। ग्लेशियल लेक वाले रीजन में लगभग 90 मिलियन लोग रह रहे हैं। यदि ग्लेशियल लेक कहीं से क्रैक हो जाती है, कहीं यदि उसमें बर्फ़ के टुकड़े गिर जा रहे हैं, ओवरफ्लो हो जा रही है, या फिर कहीं पर ऐसा हो सकता है कि बादल फटने जैसी वाली घटना भी हो सकती है, जैसे कि उस समय में जो ट्रेजेडी हुई थी, बहुत ज़्यादा फेमस घटना हुई थी केदारनाथ की। वहाँ ग्लेशियल लेक का जो पानी था उसी के चलते चलते बाढ़ हमको देखने को मिली थी। अब इसमें से बोला जा रहा है 1/6 1/6 जो लोग हैं, 1/6 हिस्सा इनका, ये लोग 50 किलोमीटर के एरिया में रह रहे हैं ग्लेशियल लेक के, एंड 1 किलोमीटर ऑफ पोटेंशियल GLF रन आउट चैनल। अब जो GLF वाला एरिया है जो कि प्रभावित कर सकता है, तो उसके ये लगभग 1 किलोमीटर के किनारे में ही लोकेटेड हैं, आप ये समझ सकते हैं। वहीं यदि हम माउंटेन्स की बात करें, ठीक है, यहाँ पर जो घटना घटित हो रही है, यहाँ पर जो हैजार्ड हो रहा है, ये कैस्केडिंग फैशन में हमको दिखाई दे रहा है। कैस्केडिंग फैशन यहाँ पर क्यों बोला जा रहा है उसको आप देख सकते हैं। जैसे कि बहुत ज़्यादा पानी गिर रहा है, इससे लैंडस्लाइड हो रहा है। लैंडस्लाइड होने से जो ग्लेशियल लेक है उसने अपने दीवारों को तोड़ दिया है, उसका पानी ओवरफ्लो होने लगा है। इसी के चलते चलते फिर जो डाउन वाला एरिया है वहाँ पर फिर से लैंडस्लाइड हो गया है, एंड इसी के चलते चलते फिर फ्लैश फ्लड जैसी घटनाएं हम देख रहे हैं। कीचड़, पत्थर, बालू, बर्फ, सब जो भी रास्ते में आ रहा है, पेड़ पौधे, सबको बहाते हुए लेकर के जा रहा है पानी, फ्लैश फ्लड जिसको हम बोल रहे हैं। अब साउथ लोहनाक लेक के बारे में यहाँ पर देखना है, क्योंकि साउथ लोहनाक लेक ही यहाँ पर न्यूज़ में रही थी। सिक्किम के एकदम नॉर्थ वाले हिस्से की तरफ में जाएंगे, पश्चिम वाले हिस्से की तरफ में जाएंगे तो इसकी लोकेशन पड़ती है। साउथ लोहनाक लेक न्यूज़ में रही है, इसकी लोकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये एक प्रकार से ग्लेशियल मोरेन डैम्ड लेक है। यहाँ पर जो मोरेन वर्ड यूज़ किया गया है ये बताता है कि इसका निर्माण मोरेन से, जिसको हम बोलते हैं बर्फ़ वाला हिस्सा या फिर कंकड़ पत्थर, वहाँ पर मौजूद मिट्टी, ठीक है, उनसे इसका निर्माण हुआ था, डेब्रिस से इसका निर्माण हुआ है। नॉर्थ वेस्टर्न हिस्से में सिक्किम में ये लोकेटेड है। ये वन ऑफ द फास्टेस्ट एक्सपांडिंग लेक मानी जा रही है सिक्किम हिमालयन रीजन में, और लगभग देखा जाए 5200 मीटर इसकी हाइट है सी लेवल से यदि देखा जाए, एंड सरफेस एरिया है 126 हेक्टेयर का। मोरेन वर्ड जो यहाँ पर यूज़ किया गया है, तो मोरेन एक प्रकार से बताता है कि रॉक की डेब्रिस का एक्यूमुलेशन हो रहा है। रॉक डेब्रिस मतलब चट्टान की छोटे छोटे टुकड़े हैं, कंकड़ पत्थर हैं, वो एक जगह में इकट्ठे होने लग जाते हैं एक प्रकार से, और इसका सेकेंड रीज़न हो सकता है ग्लेशियल के द्वारा ये लोग डिपॉजिट किए गए हों। वहीं यदि हम मटेरियल के हिसाब से बात करें तो इनका जो साइज है वो बड़े बड़े ब्लॉक से लेकर के, बोल्डर से लेकर के सैंड एंड क्ले टाइप से हो सकता है।
अब साउथ लोहनाक ग्लेशियल लेक इंसिडेंट की बात करी जाती है कि कैसे करके इस झील में पानी ओवरफ्लो हुआ, क्या रीज़न इसका हो सकता है। ये जो घटना घटित हुई थी वो 3 अक्टूबर 2023 की है और इसका जो मैग्नीट्यूड रहा है वो बहुत ज़्यादा, बहुत अनफोल्डिंग हम जिसको बोल सकते हैं कि कई गुना इसका असर पड़ा था। आगे हम बात करते हैं कि हम आखिर क्या कर रहे हैं और हमें क्या करने की ज़रूरत है। हमने सोलर पावर्ड ऑटोमेटेड कैमरास लगा के रखे हैं और हम कुछ इक्विपमेंट लगा के रखें ताकि हम मॉनिटरिंग का काम करते रहें। सितंबर के महीने में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने, ठीक है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की हम बात कर रहे हैं, हैड लीड ए मल्टी एजेंसी प्रिपेटरी मिशन। इसने एक मल्टी एजेंसी प्रिपेटरी मिशन लगाया था। कहाँ पर? हाई एल्टीट्यूड साउथ लोनाक एंड शाको जो ग्लेशियल लेक में, दो जगह इन्होंने इक्विपमेंट लगा के रखे हैं। इसके साथ साथ इन्होंने इंस्टॉल किया था सोलर पावर्ड ऑटोमेटेड कैमरा। यहाँ जो कैमरे लगे हैं वो सूरज की रोशनी से चलते हैं। कुछ मॉनिटरिंग इक्विपमेंट भी लगाए हैं, सोलर पावर्ड हैं ये। यहीं से वेदर डाटा ट्रांसमिट किया जाता था 250 टाइम्स एक डे। एक दिन में 250 बार डेटा का आदान प्रदान यहाँ पर हो रहा है। अब बाद में हम देखते हैं कि साउथ लोनाक लेक में जो इक्विपमेंट हमने लगाए थे ना, वो लोग हमें मैसेज देना बंद कर दिए थे। लेकिन शाको जो झील में जो लगाए थे, यहाँ से तो हमें ट्रांसमिशन का डाटा कंटिन्यू मिलते जा रहा था। एक्सपेडिशन की बात करें तो ये काफ़ी, हमारा जो अनुमान था वो सक्सेसफुल रहा, हमारा जो प्रयोग था, अभियान था, वो सक्सेसफुल रहा इन आइडेंटिफाइंग लोकेशन टू इंस्टॉल सेंसर। हमें कहाँ कहाँ पर सेंसर लगाने की ज़रूरत है, ठीक है, ताकि एंड टू एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम को हम सफल बना सकें, जो कि हमारा नेक्स्ट मिशन है। इसके साथ साथ में हम आइडेंटिफाई करे थे कुछ पॉसिबल मिटिगेशंस मेजर्स को, दोनों की दोनों जगह में। इसके अलावा स्मॉल चेक डैम में भी हम ये काम किए हैं। अब बताया जा रहा है कि देखिए एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ कॉज क्या हो सकता है, क्या रीजन है जिसके चलते चलते ऐसी घटना घटित हुई है, अभी ये सब चीज़ें कन्फर्म नहीं हुई हैं। मॉनिटरिंग इक्विपमेंट ने कुछ रिपोर्टेड किया था, जैसे कि हायर देन नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ 0 से लेकर के 5 डिग्री in 4 days. That data was received exceptionally warm for Himalayan glacier. एक चीज़ यहाँ पर इंडिकेशन हमको ये मिला कि भाई जो ग्लेशियर हैं, टेम्परेचर बढ़ने के चलते चलते उनका पानी पिघलते जा रहा है, पिघल पिघल कर झील में जा रहा है और झील ओवरफ्लो हो रही है। और ये जो टेम्परेचर है 0 से लेकर के 5 डिग्री तक का हमको अंतर देखने को मिला था। इसके बाद वैज्ञानिक लोग ये सोच रहे हैं कि जो रॉक है या फिर मोरेन है, ये कोलैप्स कर गया, झील में ये गिरा नॉर्थ वेस्टर्न बैंक ऑफ द लेक में। इसी से बोला जा रहा है कि लगभग 1/4 मिलियन क्यूबिक मीटर्स आयतन के हिसाब से यदि हम देखें पानी, इसने इतना बड़ी मात्रा में पानी को डिस्प्लेस किया था, जो कि सिग्निफिकेंट वॉल्यूम ऑफ मेल्ट वाटर माना जाता है। और रिवर का जो माउथ है और भी ज़्यादा वाइड हो गया। ईस्टर्न एंड की हम बात कर रहे हैं और रिजल्ट इसका ये हुआ फ्लैश फ्लड के रूप में। इतनी बड़ी मात्रा में जब कोई चीज़ इसके ऊपर गिरेगी तो पानी को डिस्प्लेस करेगी। हिमालयन रीजन देखा जाए तो इकोलॉजिक तौर पर काफ़ी वीक माना जाता है। एंड वाट थिंग्स नीड, और हमें क्या करने की ज़रूरत है। तो ये यहाँ पर बताया जाता है कि ये जो रीजन है वो काफ़ी सस्पेक्टेबल है, काफ़ी संवेदनशील माना जाता है। हाइड्रोमीटरोलॉजिकल तौर पर बात करें, टेक्टोनिक तौर पर बात करें, यहाँ पर प्लेटें आपस में टकराते रहती हैं धरती के नीचे। क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंड्यूस माउंटेन हजार्ड यहाँ पर आते रहते हैं, इसलिए तो हम बोलते हैं कि ये एरिया काफ़ी संवेदनशील है। इन सारी चीज़ों से यदि हमें निपटना है तो
हमें मॉनिटरिंग का काम करना है, मिटिगेशन का काम करना है, अर्ली वार्निंग स्ट्रेटजीज हमें तैयार करना है। इसके साथ साथ में जो ग्लेशियल मेल्टिंग हो रहा है उसको हमें पर्याप्त तौर पर मैप करना है। हाउएवर द मल्टीट्यूड ऑफ ग्लेशियर्स एंड टेम्पोरल वेरिएशन इन ग्लेशियर रिसेशन मेक मॉनिटरिंग एंड एस्टिमेशन ऑफ द रिस्क मोर डिफ़िकल्ट। लेकिन यहाँ पर दिक्कत वाली बात यह हो गई है कि जो ग्लेशियर्स का मल्टीट्यूड है, ठीक है, मल्टीट्यूड मतलब इतने सारे ग्लेशियर हैं, इनमें वेरिएशन आते रहता है, कभी ये कम हो रहे हैं, कभी ज़्यादा हो रहे हैं। इसी के चलते चलते इनकी मॉनिटरिंग काफ़ी कठिन हो जाती है। यहाँ पर जो चैलेंजेस पैदा हो रहा है उसकी व्यापकता की बात करें तो ये हमें दिखाई दिया था नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर्स ग्लेशियर लेक एटलस ऑफ 2023 में। 3 मेजर रिवर बेसिन की बात करें, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यहाँ पर 28,300 ग्लेशियर लेक हैं, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, और इनका जो एरिया है 0.25 हेक्टेयर है। 5 कंट्रीज़ की हम बात कर रहे हैं। इतने सारी ग्लेशियर लेक हैं, कैसे करके आप मेज़रमेंट करेंगे। अब इतनी सारी हैं, उसमें से 27% जो झीलें हैं वो इंडिया में हैं, 6 स्टेट और यूनियन टेरिटरी में ही ये लोकेटेड हैं, पूरे भारत भर में फैली हुई नहीं हैं। और इस रीजन ने विटनेस किया है कुछ कैटास्ट्रॉफिक GLOF इवेंट इन द पास्ट फ्यू डेकेड। पिछले दशकों की बात करें तो GLOF जैसी घटनाएं बहुत घट चुकी हैं। अब बोला जा रहा है कि बहुत सारे जो है जियो टेक्निकल सॉल्यूशन लाए जा चुके हैं पूरे विश्व भर में। इसमें इंक्लूडिंग है एक्सवेटिंग चैनल फॉर रेगुलेटेड डिस्चार्ज। झील में पानी जमा हो रहा है तो उसकी और आप खुदाई कर सकते हैं, ठीक है, पानी का रेगुलेटेड हम डिस्चार्ज कर रहे हैं। इसके बाद झील के पानी को आप पाइप के माध्यम से, पंप के माध्यम से खाली कर सकते हैं, और कंस्ट्रक्शन का जो काम है उसको आप कम करें। सेकेंड, इसके अलावा बताया जा रहा है कि हमें कुछ स्मॉल कैचमेंट डैम बनाने की ज़रूरत है ताकि पानी का जो फ्लो है उसको हम रोक सकें। लेकिन यदि हम प्रैक्टिस वाली की बात करें, कंडीशन अबव 5,000 मीटर इतनी हाइट में चेक डैम बनाना, सी लेवल, समुद्री लेवल से एवरेज हाइट देखें तो 5,000 मीटर की हाइट पर यदि चेक डैम बनाना है तो कोई आसान काम नहीं होता है, क्योंकि यहाँ तक एक्सेसिबिलिटी काफ़ी कठिन हो जाती है, दुर्गमता है, ट्रांसपोर्टिंग काफ़ी मुश्किल हो जाता है, ठीक है, और यहाँ तक आप खुदाई वाले इक्विपमेंट लेकर के नहीं जा सकते हैं। स्ट्रॉन्ग विंड्स चलते रहती हैं, पावर एंड कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं हो पाती है। अब इस एरिया में हम उतना ज़्यादा सक्सेस नहीं पा रहे हैं कि हमें ये चीज़ करना चाहिए था, लेकिन हम वो सारी चीज़ें क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अभी जो सजेशन दिए हैं उसमें हम सक्सेस नहीं हासिल कर पाए हैं। दूसरे नंबर की बात यह है, मुझे इस एरिया में चेक डैम बनाना है, खुदाई करना है, यहाँ के पानी की निकासी की व्यवस्था करना है, तो ये काफ़ी लेबर इंसेंटिव प्रोसेस हो गई है, और ये सारी चीज़ों को आपको इम्प्लीमेंट करना है हाई रिस्क लेक्स में। सबसे बड़ा रिस्क यहाँ पर जो पैदा हो रहा है डिजास्टर का, वो डाउन स्ट्रीम की हिल कम्युनिटीज़ हैं एंड अथॉरिटीज़ हु गेट ए वेरी शॉर्ट लीड टाइम टू रिस्पॉन्ड। नीचे रहने वाले जो लोग हैं उनके घर तबाह हो जाते हैं, उनका जीवन तबाह हो जाता है, तो कैसे करके कम से कम समय में आप उन लोगों को बचा सकते हैं। देखिए, बहुत सारा सीरियस डैमेज ऑफ लाइफ होता है, प्रॉपर्टी नष्ट हो जाती है, उनकी जीविका ख़त्म हो जाती है। सच इवेंट्स ब्रिंग परमानेंट चेंजेस इन मॉर्फोलॉजी, टोपोग्राफी, स्ट्रीम हाइड्रोलॉजी। इस प्रकार से हमें जो है परमानेंट चेंजेस देखने को मिल जाते हैं, चाहे वो मॉर्फोलॉजी हो, चाहे टोपोग्राफी हो, चाहे वो स्ट्रीम हाइड्रोलॉजी है। कुछ कुछ इंटरव्यूज़ लिए गए हैं लोगों से जो कि नीचे वाले एरिया में रहते हैं। उनका कहना है कि ज़्यादातर रिस्क के बारे में वो अनअवेयर रहते हैं, और इसी के चलते चलते सडन ग्लेशियर मेल्ट हो जाता है और इसका कैस्केडिंग हजार्ड फिर पैदा हो जाता है। कैस्केडिंग हजार्ड कैसा है? एक दूसरे से एकदम जुड़ा हुआ है।
वहीं यदि हम बात करें कि ग्लेशियल मेल्टिंग से क्या-क्या सॉरी यहाँ पर जो रिस्क है किस-किस प्रकार का हो सकता है, जैसे कि ग्लेशियल मेल्टिंग है, स्लोप शिफ्टिंग है, लैंडस्लाइड है, इंटेंस प्रेसिपिटेशन है, हीट वेव है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमको देखने को मिल जाती हैं। सबसे लास्ट वाले हिस्से में बताया जा रहा है कि हमें कौन-कौन से कदम उठाने की ज़रूरत है। तो इंटीग्रेटेड मल्टी डिसिप्लिनरी एफर्ट हमें लगाने की ज़रूरत है। इससे रिलेटेड हमने जितनी भी संस्थाएं बनाई हैं, उनमें इंटीग्रेटेड सिस्टम होना चाहिए। आपस में उनको हमें जोड़ के रखने की ज़रूरत है। सेकंड नंबर बात, एनआरएससीज़ के एटलस की हम बात कर रहे हैं। इसने हमें प्रोवाइड किया है हाई रेजोल्यूशन डाटा रिमोट सेंसिंग के माध्यम से। इसके माध्यम से हम जो एस्पाइटल चेंजेस आ रहा है, स्थानिक चेंज हो रहा है, इस जगह में क्या हुआ, उस जगह में क्या हुआ, ये सारे चेंजेस को हम मेज़रमेंट कर सकते हैं। इसके बाद नंबर लगता है सेंट्रल वाटर कमीशन का। ये कंडक्ट करा रहा है हाइड्रोडायनामिक असेसमेंट को। इसके माध्यम से हाई रिस्क लेक कौन कौन सी हैं, वाटर फ्लो कैसा है, एंड हाइट कितनी है, और राउटिंग सिमुलेशन यूजिंग डिजिटल एलिवेशन मॉडल। इसके साथ साथ में यहाँ पर रूटिंग का काम किया जा रहा है डिजिटल एलिवेशन मॉडल के माध्यम से। एनडीएमएस नेशनल गाइडलाइन 2020 की यदि हम बात करें तो ये प्रोवाइड करता है स्टेट को एक टेक्निकल ओवरव्यू, हजार्ड का टेक्निकल ओवरव्यू दे दिया जा रहा है, रिस्क जोनेशन एंड सजेस्ट स्ट्रेटजीज फॉर मॉनिटरिंग रिस्क रिडक्शन मिटिगेशन। एनडीएमए की तरफ से कुछ प्रयास किए जा रहे हैं जिसके माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट को कुछ सजेशन मिलता है कि आप कैसी स्ट्रेटजी बनाएंगे मॉनिटरिंग के लिए, रिस्क रिडक्शन कैसे करना है, मिटिगेशन का काम कैसा करना है। तो एक प्रकार से देखा जाए कम्प्रहेंसिव जीएलओएफ रिस्क मिटिगेशन प्लान की हमको ज़रूरत है, तब जाकर के हम हिमालयन रीजन को थोड़ा सा बचा सकते हैं, जो घटनाएं घटित हो रही हैं उनको रोक सकते हैं। इसके बाद वाला यहाँ पर जो एडिटोरियल यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे वो पार्टिकुलरली केंद्र सरकार की तरफ से जो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी का जो मिसयूज़ किया जा रहा है, उससे रिलेटेड ये आर्टिकल लिखा गया है। देखिए, ये केंद्र सरकार है और ये क्या काम करती है, स्टेट में ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से शासन करती है या फिर अपना काम चलाती है। सरकार योजनाएं बनाएगी, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट कराने के लिए वो क्या काम करी है, हर राज्य में किनको बैठाल के रखी है, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ऑफिसर को बैठाल के रखी है। लेकिन यहाँ पर बोला जाता है कि आज के समय में केंद्र सरकार इनके माध्यम से अपना प्रचार प्रसार करवा रही है। उनको बोल रही है कि हमने कौन कौन से काम किए हैं 2014 से लेकर के अभी तक, या फिर पिछले 5 साल का कार्यकाल में हम कौन कौन से काम करें, वो जनता को थोड़ा आप प्रचार प्रसार करिए। सेल्फी पॉइंट जैसी चीज़ें आ गई हैं आज के समय में, जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है वहाँ पर आप मोदी की तस्वीर के साथ में सेल्फी खिंचवाएंगे। अब उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि इतने सारे जो लोग आ रहे हैं वो देखेंगे कि ये तो मोदी के साथ में है, हम भी मोदी के साथ में जाते हैं। तो सीधी सीधी बात ये है कि इसका फ़ायदा 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें फ़ायदा उठाना चाहती है केंद्र सरकार बीजेपी, इसलिए ये सारे कदम आपको देखने को मिल जाएंगे। तो किस प्रकार से केंद्र सरकार जो लाइन है उसको क्रॉस करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि हमारे देश की जो ब्यूरोक्रेसी है ना, उसको फ्री एंड फेयर रखना है, उसको निष्पक्ष रखना है, ना तो वो विपक्ष की तरफ ज़्यादा झुके, ना तो वो केंद्र सरकार की तरफ झुके, फ्री एंड फेयर तरीके से काम कर सकें। क्योंकि सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी वही रहती है। परमानेंट कौन है, परमानेंट तहसीलदार है, परमानेंट कलेक्टर रहेगा, लेकिन नेता लोग बदलते रहते हैं। तो गवर्नमेंट को एक प्रकार से आप जो ब्यूरोक्रेसी का राजनीतिकरण कर रहे हैं उससे सरकार को रोकना चाहिए, उसे सरकार को रोकना चाहिए। पार्टिकुलरली यहाँ पर विकसित भारत संकल्प यात्रा स्कीम के बारे में बताया जाता है। केंद्र सरकार ने सभी डिपार्टमेंट को बोला है कि आप ऑफिसर को डिप्लॉय करिए, ऑफिसर को बोलिए कि आपको यहाँ रहना है, और उनको बोला है कि सरकार ने कौन कौन से अचीवमेंट प्राप्त करी है, पूरे
कंट्री में आप उसको बताइए, चाहे वो विलेज लेवल हो। और इसके माध्यम से रोड शो होगा विकसित भारत संकल्प यात्रा का, विच विल रन फ्रॉम नवंबर 20 से लेकर के जनवरी 25 2024। तो गांव गांव तक आपको जाना है और बताना है कि सरकार ने ये काम किया है। तो कुल मिलाकर के इसके लिए आप जो ब्यूरोक्रेसी का यूज़ कर रहे हैं वो गलत है। ये जो विकसित यात्रा है, विकसित संकल्प यात्रा है, ये बताएगी कि पिछले 9 साल में बीजेपी ने कौन कौन से काम करी हैं, पार्टिकुलरली जिसका कार्यकाल 2014 से चालू हुआ था। इस प्रकार से देखा जाए, ये जो कैंपेन चलाया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से, ये ऐसे समय में है जब लोकसभा का इलेक्शन आने वाला है अप्रैल मई 2024 के बीच में। जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर, डिप्टी सेक्रेटरी, इनको अपॉइंटमेंट किया गया है रथ प्रभारी के तौर पर, चैरियोट्स इंचार्ज के रूप में रोड शो के लिए। इसके साथ साथ में सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने सेटअप करने वाला है 822 सेल्फी पॉइंट, जहां पर सिटीजन जाकर के क्लिक कर सकते हैं अपनी सेल्फी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ में। और इसके लिए कुछ गाइडलाइन इशू किए गए हैं मिनिस्ट्री के द्वारा। गो इनटू ग्रेट डिटेल ऑन हाउ टू प्रमोट द वर्क ऑफ लास्ट 9 ईयर। क्या चीज़ यहाँ पर प्रमोशन किया जा रहा है कि 9 साल में कौन कौन से काम केंद्र सरकार की तरफ से किए गए हैं। इसके साथ साथ में बोला गया है कि यहाँ पर कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं इन सेल्फी पॉइंट को लेकर के। इनको कहाँ पर आपको लगाना है, प्रोमिनेंट लोकेशन में लगाइए जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती, जहाँ पर मैक्सिमम फुटफॉल है, एंड अट्रैक्टिंग पब्लिक प्लेसेस में ही इनको लगाया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर वार मेमोरियल है, डिफेंस म्यूज़ियम है, रेलवे एंड मेट्रो स्टेशन है, बस स्टेशन है, एयरपोर्ट है, मॉल, मार्केट प्लेस, स्कूल, कॉलेज, टूरिस्ट डेस्टिनेशन, फेस्टिवल गैदरिंग आर प्लेसेस वेयर दीज पॉइंट आर कमिंग अप। कुल मिलाकर के केंद्र सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है कैसे करके 2024 का चुनाव हमको जीतना है, और इसके लिए किसी को भी छोड़ा नहीं जा रहा है। जो जो चीज़ आप कर सकते हैं मैक्सिमम वो चीज़ें आप कर रहे हैं। लेकिन अपोजिशन की जो पार्टीज़ हैं, एग्जाम्पल के तौर पर कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने गवर्नमेंट को कहा है कि आप ब्यूरोक्रेसी को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, मतलब राजनीतिक तौर पर इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। अब हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न की बात करते हैं। इंडिया का संविधान कहता है, ठीक है, गवर्नेंस के बारे में, कि इसको आप केंद्र सरकार से अलग रखेंगे। एग्जीक्यूटिव अलग है, जुडिशरी अलग है, लेजिस्लेचर अलग है, एंड यहाँ पर लाइन ऑफ सेपरेशन है ब्यूरोक्रेसी एंड मिलिट्री फ्रॉम द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। तो जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है उससे ब्यूरोक्रेसी को अलग रखा गया है, मिलिट्री को अलग रखा गया है। लेकिन यहाँ पर मिलिट्री से भी वही काम करवा लिया जा रहा है, कोई सोचने वाली बात यहाँ पर ज़्यादा है ही नहीं। तो बोला जा रहा है कि चाहे वो सिविल व्यक्ति हो, चाहे वो मिलिट्री ऑफिशियल हो, उनसे ये एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है कि आप केंद्र सरकार के प्रति लॉयल रहिए, वफादार रहिए, वोट बीजेपी को ही देना है। इसके बाद सीधे न्यूज़ वाले हिस्से की तरफ चलें तो पहली न्यूज़ जो यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ये पार्टिकुलरली पुलिस के द्वारा या फिर केंद्र सरकार ने एक स्कीम लेकर के आई है, जिसके माध्यम से पुलिस को बोला गया है कि आप अपराधियों का डीएनए का डाटा, फेस मैचिंग सिस्टम, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है आपको अब पुलिस स्टेशन में देखने को मिल जाएंगी। तो सेंटर की तरफ से इंट्रोड्यूस किया गया है डीएनए फेस मैचिंग सिस्टम इन पुलिस स्टेशन पूरे के पूरे देश भर में। इसके लिए सरकार क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन कानून लेकर के आई थी, जिसको पास किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा। केंद्र सरकार अब इसको रोल आउट करने वाली है। इसके माध्यम से डीएनए और जो फेस मैचिंग सिस्टम है 1300 पुलिस स्टेशन में लगाया जाएगा। लेकिन कुछ कुछ ऑफिशियल का कहना है कि यहाँ पर कुछ लॉजिस्टिक और कनेक्टिविटी का इश्यू हो सकता है।
वहीं यदि हम कानून की बात करें, कानून जो बनाया गया है इसके माध्यम से पुलिस एंड सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज अब कलेक्ट कर पाएंगी, स्टोर कर पाएंगी एंड एनालाइज करेंगी फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सैंपल को। इसमें इंक्लूडिंग है रेटिना एंड आइरिस स्कैन ऑफ द अरेस्टेड पर्सन। कुल मिलाकर के मेनली जो कानून लाया गया है इसके माध्यम से जो अरेस्टेड पर्सन है उसका बहुत सारा डाटा स्टोर करके रखा जाएगा, ऐसा केंद्र सरकार का कहना है और इसी के लिए सरकार ये कानून पास करी थी। वहीं यदि हम इस कानून के बारे में ज़्यादा बात करें तो ये जो कानून था उसको पास किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा अप्रैल 2022 में। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की हम बात कर रहे हैं, जो कि एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है। इसको हमने काम दिए हैं कि आप इसका रोलिंग आउट का काम करिए। इसको हमने काम दिए हैं कि आप फाइनलाइज करिए, कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाइए जो कि पुलिस को फॉलो करना है कि आप ऐसा से ऐसा करना है, ऐसा से ऐसा करना है। ये काम किसको दिया गया है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को दिया गया। लेकिन यहाँ पर क्लियरली ये चीज़ मेंशन नहीं किया गया है कि इसके माध्यम से आप डीएनए सैंपल को कलेक्ट करेंगे, फेस मैचिंग प्रोसीजर कैसे रहेगी, इसका उल्लेख नहीं किया गया है। आगे यदि हम डोमेन कमेटी की बात करें तो यूनियन होम मिनिस्ट्री ने एक कॉन्स्टिट्यूट किया है एक डोमेन कमेटी की। इसमें रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे स्टेट पुलिस के, सेंट्रल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के, अदर कुछ की स्टेक होल्डर इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। एक प्रकार से ये एक सब कमेटी है जो कि प्रिपेयरिंग द एसओपीज फॉर कैप्चरिंग डीएनए, कैसे करके डीएनए को कैप्चर किया जाएगा, ठीक है, इसके लिए हमने एक अलग से कमेटी का निर्माण किया है। आगे फिर हमको मेजरमेंट कलेक्शन यूनिट भी देखने को मिलेगी, इसको हम एस्टेब्लिश करेंगे, ऐसा कहना है एनसीआरबी का। इसके अलावा जो सेंट्रल बॉडी है जो कि अंडर होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आ रही है, ये रिस्पॉन्सिबल रहेगी डाटाबेस के लिए नेशनल लेवल पर। बात करें यदि हम दिल्ली पुलिस की, दिल्ली पुलिस ऑफिशियल का कहना है कि इन्होंने मेजरमेंट की रिकॉर्डिंग को चालू कर दिया है एज ए सच एज थंब एंड फिंगर इम्प्रेशन, photograph of accused person according to the old format, and were also using the national automated fingerprint identification। पुराना जो चल रहा है उसके बारे में बताया जा रहा है कि हम NFAIS सिस्टम के हिसाब से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। कुल मिलाकर के अभी हाल फिलहाल में हम जो कानून लेकर के आए हैं, इस कानून ने 100 साल पुराने आइडेंटिफिकेशन के कानून, आइडेंटिफिकेशन प्रिजनर्स एक्ट 1920, इसको चेंज कर दिया है। इसके माध्यम से पुलिस बहुत ही लिमिटेड काम कर पाती थी, जैसे कि किसी कैदी के फिंगर इम्प्रेशन लेना, उसका फुटप्रिंट लेना है, फोटोग्राफ लेना है, इतना ही चीज़ हो सकता था। एंड स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ अरेस्टेड एंड नॉन कन्विक्टेड पर्सन अंडर द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट, ये चीज़ भी करना है तो आपको मजिस्ट्रेट का ऑर्डर की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा पहले का सिस्टम बोलता था, लेकिन आजकल मजिस्ट्रेट का काम ख़त्म कर दिए हैं। लेकिन इसका मिसयूज़ भी हो सकता है, डेटा जो कलेक्ट किया जा रहा है इसका इस्तेमाल गलत भी हो सकता है एंड प्राइवेसी का उल्लंघन भी हो सकता है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, ये भूटान और चाइना के रिलेशंस को बताती है। बोला जा रहा है कि भूटान और चाइना अब दोनों देशों के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा था उसको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ में बीजिंग की तरफ से जोर दिया जा रहा है कि थिम्पू के साथ में हम डिप्लोमेटिक टाइज़ को बढ़ाएं, ऐसा ना हो कि फिर जो भूटान है वो भी भारत की तरफ चला जाए और चाइना चुपचाप बैठा रहा। तो बॉर्डर डिस्प्यूट को ख़त्म करने के लिए 25वें नंबर के राउंड की बाउंड्री बातचीत हुई है चाइना और भूटान के बीच में। 2016 में प्रीवियस बातचीत हुई थी, इसके बाद ये सीधे सीधे 2023 में बातचीत हुई है भूटान के फॉरेन मिनिस्टर टांडी डोरजी एंड चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर वांग यी के बीच में बीजिंग में। सिग्निफिकेंट की बात यदि हम करें तो ये पहला ऑफिशियल विजिट माना जा रहा है, कहाँ पर? चाइना।
भूटानीज फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा पहली बार चाइना की विज़िट करी जाती है। और इन्होंने जो है लॉन्ग पेंडिंग जो बातचीत है उस बातचीत किया है। ये इंडिकेट करता है कि काफ़ी कुछ सब्सटेंसिव प्रोग्रेस हो रही है। आगे बताया जा रहा है कि देखिए दोनों के बीच में कुछ साइन हुआ है। किसको बोल रहे हैं? कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन हुआ है, जो कि आउटलाइनिंग करता है फंक्शनिंग ऑफ ए जॉइंट टेक्निकल टीम का, जो कि बताएगा कि जॉइंट टेक्निकल टीम का क्या काम है, उसने क्या काम करी है। और पार्टिकुलरली ये डिलिमिटेशन एंड डिमार्केशन ऑफ द भूटान चाइना बाउंड्री से रिलेटेड है। इसके साथ साथ में जो दोनों देश हैं वो तैयार हो गए हैं कि हमें जो है डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाने की ज़रूरत है। एंड सो समथिंग Bhutan has held out on thus far, as it does not have ties with any UN security member permanent member countries। भूटान भी थोड़ा सा आगे आना चाहता है। उसका रीज़न ये है कि उसके रिलेशन अभी भी यूनाइटेड नेशंस के किसी परमानेंट मेंबर के साथ में नहीं है, इसलिए भूटान थोड़ा सा आगे आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट वाली जो न्यूज़ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, ये पार्टिकुलरली जो विजुअली डिसेबल्ड है उनके लिए QR कोड सिस्टम चालू किया गया है फूड लेबल्स में। आप ऐसे समझ सकते हैं कि किसी पैकेट में QR कोड लगा दिया गया है और ये हेल्प करेगा विजुअली डिसेबल्ड लोगों को। कैसे मदद करने वाला है? इसके लिए जो नियम कानून तैयार किए गए हैं वो FSSAI के द्वारा तैयार किए गए हैं। उनका कहना है कि क्विक रिस्पॉन्स कोड्स एक प्रकार से कंप्रहेंसिव डिटेल प्रोवाइड करेगा उस प्रोडक्ट के बारे में। इसमें बताया जाएगा कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट है, न्यूट्रिशनल कंटेंट कितना है, ठीक है, एंड एलर्जीन्स इसमें कितना रहेगा। एंड बोला जा रहा है FSSAI के द्वारा कि ये जो कदम उठाया गया है कि सेफ़ फूड प्रोवाइड किया जाएगा लोगों को, और पार्टिकुलरली जो ब्लाइंड लोग हैं उनके लिए तो ये बेहतर कदम है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, शॉर्टकट में FSSAI बोला जाता है। इसमें इसने कुछ रिकमेंडेशन दिया है कि हमको क्विक रिस्पॉन्स QR कोड का इस्तेमाल करना चाहिए फूड प्रोडक्ट में, ताकि जो विजुअल डिसेबिलिटीज़ वाले लोग हैं वो लोग मटेरियल के बारे में जानकारी ले सकते हैं कि मैंने जो चिप्स का पैकेट ख़रीदा हूँ उसमें इंग्रेडिएंट कितना है, फ़ैट कितना है, वसा कितना है, और क्या मुझे ये खाने लायक है कि नहीं है, वो चीज़ इंश्योर कर सकते हैं। हाल फिलहाल में देखा जाए एक रिसेंट एडवाइज़री है जिसको साइन किया गया था, ठीक है, डायरेक्टर साइंस एंड स्टैंडर्ड डिवीज़न अमित शर्मा के द्वारा, जो कि FSSAI के हैं। ये इनका कहना है कि हम जो है इंक्लूसिव एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, और ये अंधे लोगों का भी एक फंडामेंटल राइट है। ये काफ़ी इम्पेरेटिव होगा कि फूड प्रोडक्ट आर लेबल्ड इन ए मैनर दैट इंश्योर एक्सेसिबिलिटी टू ऑल कंज्यूमर। फूड प्रोडक्ट जो तैयार किया जा रहा है वो मेरे लिए भी और जो डिसेबल्ड पर्सन हैं उनके लिए भी बराबर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, हम ऐसा चाहते हैं। तो इसके लिए हम जो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड लेबलिंग एंड डिस्प्ले कानून लाए थे 2020। ये कंप्रहेंसिव तरीके से बताता है कि आपको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, ठीक है, फूड प्रोडक्ट का क्या क्या इंग्रेडिएंट है और ऐसी बहुत सारी जानकारी आपको देना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर प्रोडक्ट का नाम क्या है, इसकी लाइफ कितने दिनों तक है, न्यूट्रिशन फैक्ट कौन कौन से हैं, वेजिटेरियन हैं कि नॉन वेजिटेरियन हैं, लोगो रहेगा, इसमें इंग्रेडिएंट की लिस्ट रहेगी, एलर्जियन वार्निंग, इसको खाने से एलर्जी हो सकती है नहीं हो सकती, ये सब वार्निंग भी उसमें दिया जाएगा। इस प्रकार से देखा जाए ये जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है इसका उद्देश्य है कि कंज्यूमर को हम एम्पावर कर रहे हैं और उनको चॉइस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो फूड को सिलेक्ट कर सकते हैं।
द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016 आया था। ये रिकॉग्नाइज करता है राइट्स के बारे में, नीड्स के बारे में इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटीज़, डिसेबल पर्सन के क्या राइट हैं, उनकी क्या ज़रूरत हैं, उनको बताता है 2016 का कानून।